मीरा सा राहुल, मीरा ने राहुल को देखा। एंड सी सेड टू हिम, और उससे कहा। अब देखो जो मीरा है ना, ये राहुल से कहा, तो मीरा तो नाउन हो गई और राहुल भी नाउन हो गया। अब मीरा जो है फेमिनाइन जेंडर हो गई, राहुल मैस्कुलिन जेंडर हो गया। तो जब मीरा ने राहुल से कहा एंड और सी सेड टू हिम, और वह उससे कही, तो फिर यहाँ जो सी लगा है ना, ये मीरा होना चाहिए, यहाँ पर मीरा होना चाहिए, लेकिन मीरा की जगह हमने क्या लगा दिया, सी लगा दिया। यानी कि नाउन की जगह हमने एक ऐसा वर्ड लगा दिया जो नाउन के बदले काम कर रहा, तो इसका मतलब ये प्रोनाउन हो गया। फिर से ध्यान से देखो, मीरा ने राहुल से कहा, फिर मीरा ने राहुल से कहा, तो यहाँ जो मीरा होना चाहिए था ना, मीरा की जगह हमने सी लगा दिया। तो जो नाउन के बदले यूज किया जाता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं, और ये पर्सनल प्रोनाउन है। सी पर्सनल प्रोनाउन है, और सेड टू हिम जो मीरा थी उसके लिए हमने सी लगाया, और हिम उससे कही, उससे का मतलब राहुल से कही, तो यहाँ राहुल होना चाहिए था, लेकिन राहुल के लिए हमने हिम लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राहुल न लिख करके हमने हिम लिख दिया राहुल की जगह, तो इसका मतलब वो प्रोनाउन हो गया। अब ये भी पर्सनल प्रोनाउन हो गया, तो ये दोनों पर्सनल प्रोनाउन हो गए। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जो पर्सन में होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन हो गए। दैट, राहुल ने मीरा से कहा, उससे कहा कि दैट बैग वाज हर्स, यानी कि वह बैग, जो दैट है ये एडजेक्टिव है, वाज वर्ब है, हर्स माने उसका था, उसका मतलब किसका, मीरा का। तो मीरा के लिए यूज किया जा रहा है, ये मीरा के लिए यूज किया जा रहा है, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। कैसे पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि बैग का पोजीशन बता रहा है, अधिकार को बता रहा है, और मीरा की जगह लगा हुआ है, मीरा के लिए लगा हुआ है, इसलिए ये पजेसिव प्रोनाउन है। एंड कंजक्शन है, दैट वाज ब्लैक, दैट वाज ब्लैक, यानी कि वह जो था ना, कैसा था, काला था, जो बैग था वो काला था। तो यहाँ पर देखो, दैट बैग, वह बैग उसका था, और दैट वाज ब्लैक, और वह काला था। तो जो वह का प्रयोग किया गया है ये बैग के लिए किया गया है, बैग के लिए। चूंकि यहाँ पर भी मुझे बैग ही लिखना चाहिए था, लेकिन कौन सा बैग, वह वाला बैग, यानी कि बता रहा कि वह डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो जो दैट है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अभी आज हम लोग सारा प्रोनाउन देखेंगे कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, और जो प्रकार प्रोनाउन के होते हैं तो उस प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और उसका यूज कैसे होता है। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब नाइदर ऑफ द बैग वाज ब्लैक। अब आप कहोगे कि दैट यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, तो यहाँ क्यों नहीं हुआ। दरअसल ये नाउन के बगल में लगा हुआ है ना, तो ये दैट एडजेक्टिव है, और ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब नाइदर ऑफ द बैग वाज ब्लैक, यानी कि दोनों बैग में से कोई भी काला नहीं था। तो जो नाइदर है ना, ये बैग की जगह लगा है। 2-3 ठो बैग हैं, 2 बैग हैं, और 2 बैग में से एक बैग की बात हो रही है कि कोई भी बैग जो है वो काला नहीं था। तो जो नाइदर है ना, ये भी प्रोनाउन है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ब्लैक, दे टाक्ड ईच अदर। अब वे का मतलब कौन, ये मीरा और राहुल। तो मीरा और राहुल को न लिख करके हमने दे लिख दिया है, इसका मतलब जो दे लिखा है यहाँ पर मीरा और राहुल होना चाहिए। तो नाउन को हमने हटा दिया, नाउन के बदले यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज कर दिया जो दे है, और दे माने होता है वे। ये वे दोनों भी हो सकता है जो 2 लोग हैं। तो ये दोनों लोगों के बदले जो नाउन था ना, उस नाउन के बदले हमने यहाँ पर यूज कर दिया, तो ये प्रोनाउन है। तो ये तो जो प्रोनाउन है ये पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन टाक्ड ईच अदर, एक दूसरे से बात किए, एक दूसरे से बात करते रहे, एक दूसरे से, यानी कि राहुल और मीरा। तो जो राहुल और मीरा है वो एक दूसरे से बात करते रहे, उनकी जगह हमने ईच अदर लगाया, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ऑन दिस मैटर, इस मामले पर वे सब बात करते रहे। सी वाज बिजी हर सेल्फ, वह अपने आप में व्यस्त थी। तो वह यानी कि ये कौन है, मीरा है। तो मीरा के लिए हमने सी लगाया, तो ये भी तो प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अब हर सेल्फ,
खुद बिजी थी, खुद, तो खुद को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसे बोलेंगे। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब कहा जाता है और इम्फेटिक प्रोनाउन कब कहा जाता है, दोनों में अंतर क्या है हम लोग आगे देखेंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इन सर्च ऑफ इट, यानी कि वह इसे खोजने में व्यस्त थी, सो इसलिए कंजक्शन है, सी प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। हरसेल्फ, अब यहाँ देखो इम्फेटिक प्रोनाउन है। वेंट देयर, इसलिए वह वहाँ गई, इसलिए खुद वह वहाँ गई, तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। कैसे इम्फेटिक प्रोनाउन है आगे क्लियर करेंगे। नन न्यू, कोई नहीं जानता था। यहाँ देखो कोई नहीं, इंडिफिनिट है, कोई नहीं जानता था, अनिश्चित है, तो ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। नन न्यू, कोई नहीं जानता था। हु माने कौन, यानी कि न मीरा जानती थी, न राहुल जानता था, न और कोई जानता था कि कौन, वेयर प्रेजेंट, जो, सॉरी वहाँ कौन नहीं होगा, जो वहाँ पर उपस्थित थे। तो ये जो हो गया ना, हु, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कैसे है, अभी सारे प्रोनाउंस को मैं समझा रहा हूँ। व्हाट वाज द मैटर, क्या मामला था। तो व्हाट यानी कि मामला जो था ना, यह मामला था, वह मामला था, क्या मामला था। तो जब क्या पूछा जाएगा तो ये क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। व्हाट वाज इट, यह क्या था, तो ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। सारे प्रोनाउन इसमें क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अब हम लोग एक एक प्रोनाउन को देख लेते हैं। सबसे पहले ये जानो कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, यानी कि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के बदले यूज किया जाता है। जैसे हमने कहा कि मीरा वेंट देयर, मीरा वहाँ गई। अब क्या हुआ कि मीरा वहाँ गई, तो आपने समझ लिया। अगर मैं मीरा को मिटा दूँ और यहाँ पर कह दूँ सी वेंट देयर, तो आप कहोगे कि हाँ सही है, मीरा की जगह आपने सी लगा दिया, तो ये प्रोनाउन हो गया। अगर सी की जगह, मीरा की जगह हम ही लगा दें तो वह वहाँ गया, तो ये प्रोनाउन हो गया। अगर इसी मीरा की जगह हम लगा दें नन, कोई नहीं वहाँ गया, तो ये प्रोनाउन हो गया। अगर हम इसी की जगह मीरा की जगह हम नाइदर लगा दें, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। यानी कि जो नाउन के बदले यूज किया जाता है ना, वो प्रोनाउन होता है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग ये जानेंगे कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको 11 प्रकार के प्रोनाउन बताऊंगा, ठीक है। अब उस 11 प्रकार के प्रोनाउन में जो पहला प्रोनाउन मिलेगा वो पर्सनल प्रोनाउन मिलेगा। पर्सनल प्रोनाउन आज हम लोगों को पूरी तरह से समझ लेना है कि ये प्रोनाउन होते क्या हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है। तो जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं इसमें कुल 12 की संख्या होती है। जैसे 12 की संख्या तो होती है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो 2 तरह से यूज होता है। अभी मैं उसको बताऊंगा कैसे। जैसे देखो आई, वी, यू, दे, ही, सी, ठीक है। अब आई का जो होता है मी एक हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, इसको हम नहीं लिख रहे हैं। दे का देम हो जाएगा और ही का हिम हो जाएगा और सी का हर हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ। लेकिन अगर इसी में यू को हम लिख दें यहाँ पर तो ये 12 हो जाएगा। तो यू तो डबल हो गया। दरअसल मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि ये जो यूज होता है ना, ये नॉमिनेटिव केस में यूज होता है और ये जो यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा देख लीजिए। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, जैसे अगर एक ट्रांसलेशन करना है
कि उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे गाली दिया। ठीक है, तो उसने मुझे गाली दिया, उसने का अंग्रेजी हमको ही लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा इसको हम देखते हैं कि ही एब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दिया। अगर ही की जगह अगर मैं यहाँ पर हिम कर दूँ तो हिम का मतलब उसे होता है, उसे, तो उसे यहाँ आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में जो यूज किया जाता है उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और अगर उसने मुझे गाली दिया, यहाँ अगर मैं आई लगा दूँ तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये दोनों गलत हैं। क्यों? ये नॉमिनेटिव केस है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में ही यूज कर सकते हो, और ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको ऑब्जेक्ट में ही आप यूज कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें हमको ध्यान देनी होगी कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में ये जो हैं ये सब के सब नॉमिनेटिव केस में यूज किए जाते हैं और ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में यूज किए जाते हैं। जैसे ये देखो कि ही लव्ड यू। अब जो यू है ना, ये दोनों में यूज किया जा सकता है, नॉमिनेटिव केस में भी यूज किया जा सकता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज किया जा सकता है। ये वह तुम्हें प्रेम करता था, अगर मैं यहाँ ही की जगह हिम लगा दूँ तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर यू लगा दूँ तो ये गलत नहीं होगा। यानी कि जो यू होता है वो नॉमिनेटिव केस में और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस दोनों में यूज किया जाता है। यू लव्ड मी, तुम मुझसे प्रेम करते थे, अगर मी की जगह आई लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको ऊपर लिखा है। ये सब के सब पर्सनल प्रोनाउन ही हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके 3 पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। इसीलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। और पर्सनल प्रोनाउन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये इंडिविजुअल ये यूज किया जाता है, यानी कि पर्सनल यूज किया जाता है। जैसे राम मेरी किताब चुराया, मोहन मेरी किताब चुराया, तो मोहन को हम कहेंगे कि तुम मेरी किताब चुराए, हम उसको कहेंगे कि वह मेरी किताब चुराया। अगर कोई लड़की है तो हम कहेंगे सी, यानी कि उसने मेरी किताब चुराई, यानी कि पर्सनल आप बता सकते हैं, इसलिए इसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। और पर्सन में लिखा जाता है इसलिए भी पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन में कितने आते हैं? तो कुल 12 आते हैं। अगर यू को हम दोहराते हैं तो, अगर नहीं दोहराते हैं तो 11 ही होगा। अब फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी आता है। सेकेंड पर्सन में कौन आता है? यू आता है। और बाकी थर्ड पर्सन में सब के सब आ जाएंगे, जैसे दे। बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि दे वास्तव में किस पर्सन में आएगा, तो दे जान लीजिए कि ये थर्ड पर्सन में आएगा। ऐसा नहीं है कि वो प्लूरल तो है, प्लूरल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थर्ड पर्सन में आएगा। दे, ही, सी, इट और ब्रह्मांड के जितने भी नाउन प्रोनाउन हैं सब के सब जो है थर्ड पर्सन में ही आ जाएंगे। इसमें एक नियम थोड़ा सा और है, उसको हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे मान लो कि सभी प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और भी अगर हैं, इसमें प्रोनाउन है और सभी कैटेगरी के प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और ये सीक्वेंस दिया है, तो सीक्वेंस से हम कैसे लगाएंगे? जैसे मान के चलो हमने लिख दिया कि सी, आई एंड यू आर रीडिंग द बुक। अब यहाँ हमको ये देखना है कि वास्तव में जो हमने ये यूज किया है ना, ये पर्सन यानी कि प्रोनाउन जो हमने यूज किया है, तो तीनों प्रोनाउन है क्या? तो ये चलेगा थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है। तो क्या ये सही है? तो अगर आप सही से जानते हो तो इसको कहोगे नहीं ये सही नहीं है। दरअसल होता क्या है
कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, जैसे रीडिंग का काम हो रहा है तो अच्छा ही काम है, ये बुरा काम नहीं है। तो अगर रीडिंग का काम हो रहा है तो ये 231 का नियम होना चाहिए, 231 का, यानी कि 231 का मतलब सेकेंड पर्सन पहले होना चाहिए यानी कि यू, और उसके बाद थर्ड पर्सन होना चाहिए यानी कि सी, उसके बाद एंड के बाद आपको लगाना फर्स्ट पर्सन यानी कि आई। अब ये सही हुआ, आर रीडिंग द बुक। अगर आपको और जानकारी लेना है तो इसके पहले पर्सनल प्रोनाउन का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप प्रोनाउन के लिस्ट में जाओगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर सारी वीडियो मिल जाएंगी प्रोनाउन से रिलेटेड। अगर यही बैड थिंग होता है, अगर मान लो कि यहाँ पर आर स्टीलिंग द बुक, यानी कि हम लोग किताब चुरा रहे हैं, तो फिर ये फार्मूला 123 का हो जाएगा, 123 का, यानी कि फर्स्ट पर्सन तो पहले आ जाएगा, यहाँ पर आई आ जाएगा, और सेकेंड पर्सन यानी कि यू यहाँ पर आ जाएगा, और थर्ड पर्सन यानी कि ही यहाँ पर चला जाएगा। याद कैसे होगा? याद जो है, जैसे मान के चलो कि अच्छे लोगों की संख्या अब भी अधिक है यानी कि 231, और बुरे लोगों की संख्या कम है यानी कि 123, तो ऐसे भी याद हो सकता है। ये तो रहा पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा, उसको कहेंगे पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउंस। अब देखो पजेसिव प्रोनाउन, पजेशन मतलब अधिकार होता ही है, तो इसको हम कहेंगे अधिकारवाचक, अधिकारवाचक। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारवाचक सर्वनाम है, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, तो कहने का मतलब हम कैसे जान पाते हैं? जैसे एक का अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, दिस बुक, दिस इज माई बुक, माई बुक यानी कि यह मेरी किताब है ना। दिस इज माई बुक यानी कि यह मेरी किताब है। तो जो माई है ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? इसमें बच्चे बड़े शंका में रहते हैं कि ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव। दरअसल ये एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि नाउन के बगल में आ रहा है ना, इस नाउन की विशेषता बता रहा है। उसी तरह से पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, अगर मैं कह दूं कि दिस इज माइन, यह मेरा है, तो ये जो माइन है ना, ये पजेसिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इसके बगल में नाउन नहीं है। अगर नाउन होता इसके बगल में तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होता। यहाँ दिस क्या है? प्रोनाउन है, और यहाँ दिस प्रोनाउन है। लेकिन अगर इसी को कह दूं कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो ये दिस फिर क्या हो गया? ये प्रोनाउन नहीं रहा, ये एडजेक्टिव हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि नाउन के ठीक बगल में लगा हुआ। तो जब नाउन के बगल में लगा रहेगा तो वही वर्ड एडजेक्टिव होगा, और जब अकेले यूज रहेगा तो वही वर्ड प्रोनाउन होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। अगर कहो कि सर मान लीजिए माइन के बाद पेन आ जाए, तो फिर आप बताइए माइन ये एडजेक्टिव रहा कि प्रोनाउन रहा? दरअसल ये गलत है, क्योंकि ये जो पजेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बगल में नाउन नहीं हो सकता। तो आप कहो तो फिर ये एडजेक्टिव हो गया। दरअसल माइन मतलब मेरा होता है, और ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है। तो ये गलत लिखा हुआ है, माइन की जगह माई होना चाहिए। आप कहो कि नहीं, इसको आप एडजेक्टिव बनाइए। एडजेक्टिव बनाने का मतलब देखो, जब पहले से हमको बनाया एडजेक्टिव है, तो फिर इस प्रोनाउन को हम एडजेक्टिव कैसे बना सकते हैं? क्यों बनाएंगे? क्योंकि माइन जो मेरा है ना, मेरे के लिए अंग्रेजी पहले से ऑलरेडी है। अगर नहीं होता तो फिर माइन को हम लोग यूज कर लेते। तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना है कि अगर आप इसके बगल में लिखते हो तो ये गलत है, क्योंकि ये प्रोनाउन है, आप इसे नहीं लिख सकते। इसकी जगह आप माई लिखोगे क्योंकि ये एडजेक्टिव है। तो आपने ये देखा कि जो एडजेक्टिव होता है वो प्रोनाउन के जैसा ही होता है, यानी कि कुछ प्रोनाउन ऐसे आपको मिलेंगे जो एडजेक्टिव का भी काम करेंगे और प्रोनाउन का भी काम करेंगे। अब पजेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन आते हैं? जैसे याद करना बहुत आसान है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, आपने याद किया है। तो आई के लिए जो यूज होगा माइन, मेरा। वी के लिए जो यूज होगा आवर्स, हमारा।
यू के जो ये यूज होगा योर्स, तुम्हारा। अब देखो योर, अभी मैं समझाऊंगा कि इसमें और जो मैं बोल रहा हूं उसमें क्या क्या अंतर है। देयर्स, देयर्स माने उनका, हर्ष, हर्ष माने उसका फेमिनाइन जेंडर के लिए, और हिज, हिज माने उसका फेमिनाइन, ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए। ही के साथ लगेगा, सी के साथ लगेगा। जैसे माइन का देखो, माइन माने मेरा होता है और माई माने भी मेरा होता है ना, लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। आवर्स मीन्स हमारा होता है, आवर मीन्स भी हमारा होता है, लेकिन आवर जो है ये एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। योर्स मीन्स तुम्हारा होता है और योर माने भी तुम्हारा होता है, लेकिन योर क्या है, एडजेक्टिव है। देयर माने उनका होता है और देयर्स माने भी उनका होता है, तो जो देयर है ये देयर जो है ये एडजेक्टिव है। कैसे है, ऐसे देखो, जैसे दिस मार्कर, दिस मार्कर, दिस मार्कर इज, अब यहाँ अगर हर्ष लिखोगे तो इसका मतलब कि यह मार्कर उसका है, और अगर यहाँ दिस मार्कर नहीं करते हो, अब ये केवल यह कहते हो दिस इज, तो यहाँ हर्ष मार्कर अगर आप लिखोगे तो ये गलत है। आपको यहाँ हर्ष नहीं लिखना पड़ेगा, हर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, हर्ष एडजेक्टिव नहीं है, वो पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये जो पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन में यही ध्यान देना पड़ेगा। पजेसिव प्रोनाउन में कुल 6 प्रोनाउन आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये वाले। तो इतना जो है आप नोट कर लेना। माइन मीन्स मेरा, आवर्स मीन्स हमारा, योर्स मीन्स तुम्हारा, देयर्स मीन्स उनका, हर्ष मीन्स उसका फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग के लिए, हिज उसका मैस्कुलिन जेंडर पुरुष के लिए लगेगा। तो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन यही है। इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा अगर प्रोनाउन देखें तो इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करोगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेट मीन्स भी होता है दिखाना या बताना, डेमोन्स्ट्रेट। जैसे हमने कहा कि मीरा वहाँ है, सीता वहाँ है। अगर हम कह दें कि सीता है, सीता यह है, राम यह है, तो सीता और राम की जगह या किसी और की जगह अगर हमने कह दिया कि यह मेरा है, अगर मैंने कहा कि मोहन मेरा है, मोहन मेरा है, और हमने कहा कि नहीं वह मेरा है, तो वह मेरा, जब हम दिखाएंगे ना ऐसे, वह मेरा है, यह मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, ऐसे जब बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि मार्कर मेरा है, आपने कहा नहीं यह मेरा है, किसी ने कहा नहीं वह मेरा है, किसी ने कहा ये मेरा है, किसी ने कहा वो मेरा है, यानी कि मार्कर की जगह आप दिखा करके बता रहे हो यह मेरा है, वह मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। तो ये डेमोन्स्ट्रेट कहा जाएगा, इसको दिखाना, दर्शाना, बताना। तो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, ये जो है ना, ये 6 आते ही हैं इसमें, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का दिखाने, बताने, दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अगर 2 चीज़ों को हम बात कर लें थोड़ा सा, दिस का प्रयोग और फिर इसी में इट का प्रयोग। अभी मैं कह दूं आपसे कि इट कौन सा प्रोनाउन है, अगर आपने याद किया होगा तो पर्सनल प्रोनाउन में आता है इट। अब दिस माने भी यह होता है और इट माने भी यह होता है, दोनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ईट का जो प्रयोग किया जाता है समय, वर्ष, दिन, महीना, ऋतु, मौसम। समय,
वर्ष, दिन, महीना, ऋतु, मौसम और प्राकृतिक घटना अगर रहेगा ना तो वहाँ हम इट का प्रयोग करेंगे, प्राकृतिक घटना। और प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो प्रोनाउन का ही बता रहे हैं हम कि प्रोनाउन के लिए प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और जो दिस होता है ना, यह किसी का परिचय देने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा कि यह मार्कर है, तो आप कहोगे दिस इज अ मार्कर, आप ऐसे बोलोगे दिस इज अ मार्कर। लेकिन हमने कहा कि आज रविवार है, तो आप कहोगे इट इज संडे टुडे। यहाँ क्योंकि टाइम आ गया ना, तो टाइम के लिए, समय, वर्ष, दिन, महीना, ऋतु, मौसम के लिए इट का प्रयोग किया जाएगा, दिस का प्रयोग नहीं किया जाता है। और किसी चीज़ का परिचय देना है तो आप दिस का प्रयोग करें। जैसे यह मेरा भाई है, तो आप कह सकते हो दिस इज माई ब्रदर। अगर आपने कहा कि वह मेरा घर है, तो जब दूर के लिए आप यूज करोगे तो दैट का प्रयोग करोगे, दैट इज माई हाउस। और अगर यही प्लूरल रहा तो दोज आर माई हाउस, वो मेरे घर हैं। और यहाँ पर अगर आप दिखा रहे हो किसी चीज़ को कि जैसे ये फूल मेरे हैं, तो ये मेरे फूल हैं, तो दीज आर माई फ्लावर्स, इस तरह से यूज करेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कुल 6 प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। यानी कि डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना, जो बांटने का काम करे ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कुल 3 ही आते हैं। बड़ा अजीब बात है कि एक ईच आता है, एक आइदर आता है और एक नाइदर आता है, जिसको लोग नीदर भी बोलते हैं, ईदर और नीदर बोलते हैं, लेकिन मैं आइदर और नाइदर बोलता। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यही 3 आते हैं। लेकिन है यूज इसका बड़ा खतरनाक है, जो इसका यूज होता है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। तो इसके यूज को हम लोगों को जानना जरूरी होगा कि आइदर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, नाइदर का प्रयोग कहाँ किया जाता है और इच का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत बेसिक जानकारी है, और मुझे लगता है कि अगर आप इसको नहीं जानते हो, बेसिक नहीं जानते हो, तो फिर मुझे लगता है कि आप आगे कैसे पढ़ोगे, है ना। तो पढ़ना सीखो, है ना, मज़ेदार चीज़ है। इसको हम लोग देख लेते हैं कि ईच, आइदर और नाइदर में फ़र्क क्या होता है और इसका यूज कैसे किया जाता है। देखो ईच मीन्स होता है प्रत्येक, ईच मीन्स प्रत्येक, और आइदर मीन्स होता है 2 में से 1, 2 में से 1। और नीदर यानी कि नाइदर मीन्स होता है दोनों में से एक भी नहीं, 2 में से एक भी नहीं। अब इसका यूज कैसे करेंगे? पहली बात तो ये जानो कि जो ईच है, आइदर है, नाइदर है, ये तीनों एडजेक्टिव भी हैं, प्रोनाउन भी हैं। अब कैसे एडजेक्टिव कैसे प्रोनाउन? देखो अगर हमने कहा ईच बॉय इज ऑनेस्ट, तो यहाँ जो ईच है ना ये नाउन के बगल में लगा है इसलिए एडजेक्टिव है। क्लियर? यह नाउन के बगल में लगा है इसलिए एडजेक्टिव है। अगर हमने इसको कह दिया ईच ऑफ द बॉय इज, ईच ऑफ द बॉयज इज ऑनेस्ट, तो फिर यहाँ जो ईच है ना ये प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि नाउन यहाँ पर है
और ये यहाँ पर है, दोनों के बीच में ऑफ प्रीपोजिशन लगा है, इसलिए ये अलग हो गया। नाउन के बगल में नहीं कहा जाएगा, नाउन के बगल में तो प्रीपोजिशन है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। और ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये बात क्लियर हो गई। अगर इसी तरह से अगर आइदर और नाइदर भी रहेगा तो उसी तरह से इसका भी यूज होगा। अब हम देख लेते हैं कैसे यूज होता है। जैसे आइदर का मतलब होता है दो में से एक। और एक चीज़ और जानो कि ईच, आइदर, नाइदर तीनों का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, सिंगुलर नाउन के साथ और काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ये भी याद रखना। अब इसको हम ऐसे देखते हैं, अगर हिंदी में देखा जाए तो एक सेंटेंस है कि दो में से एक लड़का ईमानदार है। तो दो में से एक लड़का है तो आइदर ऑफ द, यहाँ टू रहेगा तभी काम करेगा ये। अगर टू से ज़्यादा रह गया तो फिर आइदर नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। आइदर ऑफ द टू बॉयज़ इज ऑनेस्ट। अब यहाँ ये मत देखना कि यहाँ बॉयज़ है तो यहाँ ईज क्यों लगाए हैं। दरअसल जो ईज लगा है ना वो आइदर के लिए लगा है, आइदर के साथ लगा है। क्यों? क्योंकि आप प्रीपोजिशन है, ये अलग कर दे रहा है। ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। ये जो प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ईच, आइदर बॉय ऑफ द टू बॉयज़, आइदर ऑफ द टू बॉयज़ इज ऑनेस्ट। इसका मतलब कि दो लड़के में से एक लड़का ईमानदार है। अगर यही कहना हो कि दो लड़के में से एक भी लड़का ईमानदार नहीं है तो हम लिखेंगे नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ इज ऑनेस्ट। इसका मतलब हो गया कि दो लड़कों में से कोई भी ईमानदार नहीं है, ये नहीं है। आप कहोगे अच्छा मान लीजिए दो लड़के के अलावा तीन हो जाए, चार हो जाए, पाँच हो जाए या अनगिनत हो जाए, जो गिना ही ना जा सके, इतने लड़के हो जाए, तो फिर हम क्या पढ़ेंगे। तो दो के लिए भी ईच का प्रयोग किया जा सकता है और दो से अधिक के लिए भी ईच का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर मैं लिख दूं कि ईच ऑफ द टू बॉयज़ इज ऑनेस्ट, तो ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। ईच का मतलब हो गया प्रत्येक, और दोनों में से प्रत्येक लड़का ईमानदार है। और फिर यहाँ संख्या अगर दो के अलावा अधिक बढ़ गई, जैसे मान के चलो यहाँ ईच ऑफ द, यहाँ केवल बॉयज़ हो गया। अगर ये थोड़ा सा और डिटेल में समझना है तो प्रोनाउन के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर एक पहले से पड़ी हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसको आप पढ़ सकते हो। ईच ऑफ द बॉयज़ इज ऑनेस्ट, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी कि एकदम सही है। अच्छा, एक सेंटेंस ऐसे देखो, अगर एक सेंटेंस आ जाता है ऐसे, मैं ले रहा हूँ, आइदर आई इज परफेक्ट। आप बताओ ये सही है कि गलत है। अगर मतलब ये है कि आइदर आई इज परफेक्ट, यानी कि जो आंखें हैं ना वो दो ही होती हैं, तो आइदर का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि जो आंख होती है ना वो दो ही आंख होती है, इसलिए मान के चलो कि जो आइदर का प्रयोग किया गया है, आइदर आई इज परफेक्ट, यानी कि दो में से एक आंख सही है। अगर आप कहो कि सर यहाँ ईच लगा देते हैं तो ईच लगाओगे तो ईच का प्रयोग जो किया जाता है ना, ये दो या दो से अधिक के लिए, तो एक पोजीशन में तो ये समझ में आ जाएगा कि चलो दो के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन आंख दो ही होती है तो दो के लिए आइदर स्पेशलिस्ट है, तो फिर आइदर का ही प्रयोग किया जाना सही है, ईच का प्रयोग किया जाना सही नहीं है। जैसे दो चीज़ें जो हो सकती हैं, जैसे दो आँख हो सकते हैं, दो कान हो सकते हैं, दो हाथ हो सकते हैं, दो पैर हो सकते हैं, तो इनके लिए आइदर या नाइदर का प्रयोग किया जाना चाहिए, ईच का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पांचवा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ना, तो इसको कैसे याद करोगे? देखो, रेसिप्रोकल मीन्स होता है आपसी या पारस्परिक। तो ये जो है आपसी संबंध को या पारस्परिक संबंध को एक तरह से एक कहो कि इसको पारस्परिक वाचक सर्वनाम बोलेंगे। तो इसमें दो ही आते ही हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन एनदर। दोनों का अर्थ एक ही होता है, एक दूसरे से। और ये जो प्रयोग होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव केस मैं शुरू में बताया हूँ, आप समझ सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगाए जाते हैं ना। तो जैसे अगर दो लोग रहेंगे ना, तो ये जो होता है दो लोगों के लिए होता है, दो के लिए। जो ईच अदर होता है दो के लिए, और जो वन एनदर होता है दो से अधिक के लिए होता है। दो से अधिक के लिए वन एनदर होता है। जैसे इसको देखो, जैसे हमने कहा कि राधा और कृष्णा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो राधा एंड कृष्णा लव्स ईच अदर, यानी कि राधा कृष्णा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट के रूप में राधा है और कृष्णा है, यानी कि सब्जेक्ट दो लोग हैं, तो दो लोगों के लिए ईच अदर का प्रयोग होगा। अगर दो से अधिक संख्या है तो फिर वन एनदर का प्रयोग होगा। जैसे ऑल स्टूडेंट्स लव, और यहाँ हम लिखेंगे वन एनदर, यानी कि सभी स्टूडेंट एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर दो ही हैं? अगर मैं लिख दूँ आइज सेफ्स, यानी कि सुरक्षा करती हैं। अब यहाँ पर जो आपको भरना है, क्या भरोगे? अब आप कहोगे यहाँ तो आइज है, यानी कि प्लूरल है, प्लूरल की संख्या बहुत हो सकती है, लेकिन आँख तो दो ही होती है ना, इसलिए यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ईच अदर। तो ये कॉमन सेंस है, इसको हमें ध्यान देना है। जैसे हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ हाथ हैंड्स आप लिखोगे, लेकिन एक कॉमन सेंस है कि हाथ तो दो ही होते हैं। आप कहोगे नहीं ऑक्टोपस हम ले लेंगे तो उसके 8 होते हैं, तो यहाँ कॉमन सेंस जो है मनुष्य के हाथ की बात हो रही है, तो दो हाथ होते हैं, तो ईच अदर का प्रयोग इनके साथ हो सकता है, हैंड्स के साथ, लेग्स के साथ, आइज के साथ, ईयर के साथ, है ना, इसके साथ ईच अदर का प्रयोग होगा। भले यहाँ पर दो आपको दिखाया नहीं गया होगा, फिर भी मान लिया जाता है कि ये दो ही है। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। छठवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बहुत मज़ेदार है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चे अक्सर भ्रम में होते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में फ़र्क नहीं पता चल पाता है। इसके पहले की एक वीडियो पड़ी हुई है, आप प्रोनाउन के प्लेलिस्ट में जाओगे तो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन को कैसे पहचाने ये बताया गया है, उसमें डिटेल में भी बताया गया है। यहाँ पर भी मैं डिटेल में ही बता रहा हूँ, लेकिन यह है कि यहाँ पर काम चलाऊ है इसको, तो थोड़ा सा आपको बेहतर, ये पढ़ने के बाद फिर से आपको बेहतर पढ़ना चाहिए। उसके लिए किताबें हैं और यूट्यूब है, यूट्यूब तो खैर काफ़ी सहारा दे रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे देखो पर्सनल प्रोनाउन को आप लेके चलोगे ना, तो पर्सनल प्रोनाउन से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और भी जितने प्रोनाउन हैं आप याद कर सकते हैं। जैसे आई का हो जाता है माई सेल्फ, वी का हो जाता है आवर सेल्व्स, यू का हो जाता है योर सेल्फ,
ये योर सेल्फ है, और इसको योर सेल्व्स भी होता है, योर सेल्व्स। देखो इसका जो हिंदी होता खुद होता है, माई सेल्फ खुद, आवर सेल्फ्स खुद, योर सेल्फ खुद, और योर सेल्व्स खुद। अब यहाँ देखो जो योर सेल्फ है, योर सेल्फ है और ये योर सेल्व्स है, इसमें अंतर है। जो योर सेल्फ होता है वो सिंगुलर के लिए, जैसे तुम खुद वहाँ जाते हो, तुम खुद वहाँ जा रहे हो तो योर सेल्फ लगेगा। और इसी को कहते हैं तुम लोग खुद वहाँ जा रहे हो तो योर सेल्फ्स होगा। और इसके बाद हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ, ये सब सेल्फ वाले जो है ना ये सिंगुलर है, और सेल्व्स माने प्लूरल वाले हैं। तो मुझे लगता है कुल 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका यूज कैसे होता है? जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना यही इम्फैटिक प्रोनाउन भी है, तो साथ में आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, तो ये हो जाएगा इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन यानी कि 2 आपका ख़त्म हो गया। बस हमको ये जानना है कि इम्फैटिक प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है, कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा या कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, कब इम्फैटिक प्रोनाउन और कब इम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, यही थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर बड़ा आसान है, अगर देखें तो कुछ नियम भी हैं, लेकिन आप ऐसे जानो कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वह ट्रांजिटिव वर्ब के साथ लगाया जाता है, और जो इम्फैटिक प्रोनाउन होता है वह इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ लगाया जा सकता है। अब एक चीज़ ये तो हो गया ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसके पहले ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख लो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो ऐसा लग रहा है आपको कि जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट दूसरा है ऑब्जेक्ट दूसरा है, तो ऐसे में वो इम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग होगा, और दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे देखो ऐसे देख लो, जैसे हमने कहा ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है ही है और ऑब्जेक्ट क्या है लेटर है, तो दोनों तो एक ही है नहीं। तो ही राइट्स अ लेटर अगर यहाँ मैं लिख दूँ हिमसेल्फ, इसका मतलब वह खुद एक पत्र लिखता है, तो जो हिमसेल्फ है ना ये इम्फैटिक प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है। जैसे ये देखो, जैसे ही हर्ट्स और यहाँ मैं लिखूँ हिमसेल्फ, तो वह नुकसान पहुँचा लेता है खुद को, अपने आप को ही वह नुकसान पहुँचा लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट जो है यही है और जो यह है यही ऑब्जेक्ट है। यानी कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसके साथ जो हम प्रयोग करते हैं ये हर्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, वो नुकसान कर लेता है, नुकसान करता है। तो क्या नुकसान करता है, यहाँ दे दिया हिमसेल्फ, खुद को नुकसान करता है, तो यहाँ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे ही इंजॉयड, या ऐसे मैं कर दूँ ही की जगह सी कर दूँ, सी इंजॉयड, उसने लाभ लिया। अब खुद लाभ लिया तो हम कर देंगे हर सेल्फ, यानी कि उसने खुद लाभ लिया। तो जो हर सेल्फ है ना ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और जो ऑब्जेक्ट है वह सी है, जो सी है वही सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और यहाँ पर जो है ये इम्फैटिक प्रोनाउन है। जैसे दे डिड दिस वर्क
दिस वर्क, और यहाँ हमने दे दिया themselves। तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने किया, कौन सा, वह कार्य किया, चाहे यह कार्य किया। तो वे और कार्य दोनों अलग अलग हैं, तो जो ये प्रयोग किया गया है ये इम्फैटिक प्रोनाउन है। तो इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये अंतर है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही प्रयोग किया जाता है, जैसे इंजॉय, प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, अवेल, एड्रेस, प्ल्यूम, हर्ट, चीट, है ना। इनके साथ जो है हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है और बाकी इम्फैटिक का। नेक्स्ट है हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन, और ये नंबर है हमारा 8वां, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित, तो अनिश्चित सर्वनाम जो निश्चित ना हो। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में कुल 20 आते होंगे लगभग, जो बहुत आसान है याद करना। जैसे अगर हम इसको ऐसे याद करें सीन के माध्यम से, है ना, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन याद हो जाएगा। जैसे यस से हो जाएगा समवन, समवन माने कोई, समबॉडी मतलब कोई, और समथिंग माने कुछ, और सम माने कोई। तो ये चारों जो है यहाँ प्रोनाउन के रूप में मैं बता रहा हूँ। अगर सम को देखा जाए तो ये प्रोनाउन के साथ साथ एडजेक्टिव भी है ना। और ई से अगर देखा जाए तो ई से हो जाएगा एवरीवन, और ई से हो जाएगा एवरी बॉडी, और ई से हो जाएगा एवरीथिंग, यानी कि एवरीवन माने प्रत्येक, एवरीबॉडी मीन्स भी प्रत्येक, और एवरीथिंग माने भी प्रत्येक चीज़। एवरी नहीं होता है, हाँ, एवरी केवल और केवल एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता है। और जो ए से हो जाएगा, ए हो जाएगा एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, और एनी। और एन से हो जाएगा नो वन, यानी कि नन, नथिंग। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ऑल, सम, बोथ, another, much, few, most, little। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में आ जाएंगे। 3 इधर हैं, 2 इधर है, 5, 3 8, 4 12, 3 15, और 4 19 और 22। मैं 20 बताया था, 22 है। 2 एक और इधर उधर के होंगे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल में पढ़ें तो इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है प्रोनाउन की, आप जा करके उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन को देख सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा यूज कर लेंगे। देखो, ऑल माने सब होता है, सम माने कुछ होता है, बोथ मीन्स दोनों होता है, एनदर माने दूसरा होता है, मच माने अधिक होता है, फ्यू थोड़ा होता है, मोस्ट अधिक होता है, लिटिल थोड़ा होता है, समवन कोई, समबॉडी कोई, समथिंग कुछ, सम माने कोई, एवरीवन प्रत्येक, एवरीबॉडी प्रत्येक, एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु, एनीवन कोई, एनीबॉडी कोई, एनीथिंग कोई चीज़, एनी माने कोई, नो वन कोई नहीं, नन कोई नहीं, नथिंग कुछ नहीं।
अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, कैसे देख लेते हैं उसको। जैसे देखो, अगर एक सेंटेंस मैं लिखूं, एवरीवन, AVRY, एवरीवन गोज टू द टेम्पल, एवरीवन गोज टू द टेम्पल। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हमको समझनी है, कि पहला तो ये जानो कि जो एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, नो वन, नोबॉडी, नथिंग, ये सब के सब सिंगुलर हैं, इसलिए इनके साथ यस या इसका प्रयोग किया गया। इसके साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम लिखें कि समवन हैज स्टोलन माई बुक। यहाँ देखो, खास बात ये देखना है कि समवन के साथ जो वर्ब का प्रयोग हुआ है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, ये चीज़ें आपको बतानी है ना। जो भी सीन वाले हैं वर्ड्स, वो सभी के साथ यस या यस यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, अगर हम जेंडर की बात करें तो इसको, अगर हमें क्लियर नहीं पता है तो इसको हम मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं। जैसे किसी ने या एवरीवन डज करता है, प्रत्येक करते हैं, करता है अपना ड्यूटी, तो यहाँ हीज ड्यूटी लगेगा, हीज ड्यूटी लगेगा, देयर ड्यूटी नहीं लगेगा, हीज ड्यूटी लगेगा। और हर ड्यूटी भी नहीं लगेगा, न तो यहाँ पर हर लगेगा, न तो यहाँ पर देयर लगेगा, और न तो कोई और लगेगा। हाँ, देयर तो बिल्कुल नहीं लगेगा। हर लग सकता है कब, जब हमको ये पता हो कि ये फेमिनाइन जेंडर है, यानी कि कोई औरत है, लड़की है। तो ये पता कैसे चलेगा, जब पहले से कोई सेंटेंस लिखा होगा तभी हमको पता चलेगा कि ये क्या है। तो दो चीज़ आप समझो, जो इंडिफिनिट प्रोनाउन में समवन, समबडी, समथिंग, सम, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरी, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनी, नो वन, नन और नथिंग, नोबॉडी, नन और नथिंग के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और इसे मैस्कुलिन जेंडर मान करके मैस्कुलिन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, एडजेक्टिव, उसको प्रयोग किया जाता है। तो ये हमेशा याद रखना। अगर ज़्यादा दिक्कत है इसमें तो प्लेलिस्ट में जा कर के डिटेल में देख लो इसको। ठीक है, अब इसको, ये तो हम बता रहे हैं आपको प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव के रूप में, जैसे सम हमने कहा कि सम इज कमिंग हियर, तो इसका मतलब है कि कोई यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है। तो यहाँ सम का मतलब कोई हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को हम कह दें सम पर्सन्स, सम पर्सन या सम पीपुल, पर्सन को सम पीपुल, सम पीपुल आर कमिंग, तो यहाँ कहोगे कि फिर इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ सम अकेले यूज हुआ है, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। यहाँ सम पीपुल के बगल में यूज हुआ है, इसका मतलब कि ये एडजेक्टिव है। और ये प्लूरल के साथ लगा हुआ है, तो सम सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, सम एडजेक्टिव भी है और सम प्रोनाउन भी है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें। इसमें और भी बहुत से हैं, जैसे एक देखो, वन शुड डू, यानी कि किसी को भी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हिज ड्यूटी, सभी को, यानी कि किसी को भी, सभी को, एक एक को अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो जो हिज लगा है ना यहाँ पर, ये गलत है, क्योंकि वन के साथ हिज नहीं लगेगा, वन के साथ वंस लगेगा। यह कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, टेट के एग्जाम में तो पूछा है, बाकी टीजीटी पीजीटी में भी पूछता रहता है। और जो
कॉमन ईरर होते हैं उसमें तो 100% ये पूछता है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। 9वां है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन में विच, हु, which, who, that, whom, whose, आते हैं। अच्छा, इसका यूज कैसे होता, कैसे जानेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन? दरअसल रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, आप ऐसे कहो कि प्रोनाउन के रूप में यूज होकर के दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो जो विच होता है ये थिंग के लिए लगता है, हु जो होता है ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है, दैट जो होता है इन दोनों के स्थान पर लगाया जाता है, और हुम जिसे आएगा, हुज जिसके आएगा तो लगा देंगे। अब विच का प्रयोग थिंग के लिए तो किया जाता है, लेकिन इसमें छोटे मोटे जीव जंतुओं के लिए भी किया जाता है। जैसे देखो, ऐसा, ऐसा सरिता, ऐसा सरिता, मैंने सरिता को देखा। हु वाज रीडिंग द बुक, जो किताब पढ़ रही थी। रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक। अब यहाँ जो हु का प्रयोग किया गया है, देखो यहाँ वर्ब है ना, तो वर्ब के पहले नाउन होना चाहिए था या प्रोनाउन होना चाहिए था, तो हमने प्रोनाउन तो लगा दिया। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को जोड़ने का भी काम कर रहा है, रिलेशन बता रहा है सरिता से। यानी कि ऐसा सरिता, मैंने सरिता को देखा। हु वाज रीडिंग द बुक, जो किताब पढ़ रही थी। यानी कि जो हु का प्रयोग हुआ है ना, वो सरिता के लिए हुआ है, तो प्रोनाउन हो गया। दूसरा चीज़, इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए ये सरिता और हु ये दोनों के बीच रिलेशन को बता रहा है, रिलेट कर रहा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब व्हिच का प्रयोग कहाँ लगेगा? जैसे राम हैज़ अ बुक, राम के पास एक किताब है। विच इज फुल ऑफ नॉलेज। तो देखो यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है विच का प्रयोग किसके लिए किया है? बुक के लिए किया गया है, जो रिलेशन को बता रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में 5 आते हैं, विच, हु, दैट, हुम, हुज। इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए आपको, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है इसे कहा जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें आ जाएगा हु, होम, हुज, विच, दैट, सॉरी व्हाट। ठीक, अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है। और विच को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कौन इस काम को किया, यानी कि हु डिड दिस वर्क, किसने इस काम को किया। अब थोड़ा सा अगर देखें तो हु सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आप जानो कि हु सिंगुलर भी है और हु प्लूरल भी है। जैसे अगर मैं कह दूं कि हु इज़ कमिंग हियर, तो इसका मतलब है कि यहाँ कौन आ रहा है। अगर इसी को मैं कह दूं हु आर कमिंग हियर,
तो इसका मतलब होगा कि यहाँ कौन कौन आ रहे हैं, यानी कि हु दोनों है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब ये देखो विच को थोड़ा सा देख लेते हैं। विच ऑफ द पेन इज ब्लैक, विच ऑफ द पेन्स इज ब्लैक। इसका मतलब हो जाएगा कलमों में से, इन कलमों में से कौन सी कलम ब्लैक है। तो जो ये विच है ना, यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर इसी को मैं कह दूं विच पेन इज ब्लैक, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे आप, तो जो विच है ना ये एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के बगल में लगा हुआ है। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि कब वह एडजेक्टिव होता है और कब प्रोनाउन होता है। इसी तरह से और भी, जैसे हुज का प्रयोग करोगे तो हुज फादर इज अ डॉक्टर, यानी कि जिसके पिता एक डॉक्टर है। तो हुज फादर ये तो एडजेक्टिव बन गया, प्रोनाउन तो बना ही नहीं। तो हुज फादर इज डॉक्टर, किसके पिताजी एक डॉक्टर है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन इसी को मैं कह दूं हुज बुक्स आर हुज आर दीज बुक्स, यानी कि ये किताबें किसकी किसकी हैं। तो किसकी किसकी हैं, यहाँ जो है प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। 11वां है आपका एक्सक्लोमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लोमेटरी प्रोनाउन। अब देखो एक्सक्लोमेटरी जो प्रोनाउन है ना, इसको विस्मय बोधक सर्वनाम कहेंगे। तो जिसमें विस्मय होता है, जैसे व्हाट इज इट, क्या है यह, व्हाट इज इट, क्या है यह। तो यहाँ जो व्हाट है वो प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। प्रोनाउन इट भी है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का है और ये नॉमिनेटिव केस का है। तो ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। मुझे लग रहा है कि प्रोनाउन आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, चैनल पर नए हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर कीजिए। ऐसे वीडियोज़ आपको मैं देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।